गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है सेकेंड चैप्टर वितान पुस्तक का जूझ। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा सिल्वर मेडल। आज दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, जूझ। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं जूझ चैप्टर के अंतर्गत। इसके लेखक है आनंद यादव। इसके लेखक कौन है? आनंद यादव। आनंद यादव जी ने हमें क्या बताया है, आइए देखते हैं जूझ के माध्यम से। जैसा कि इसका नाम है, हम शार्ट में समझी कर बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर लेखक बच्चा है, जब बचपना है, उसका स्कूल जाने की उम्र है, उस समय वो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके पिता पढ़ाई का मतलब ही नहीं जानते हैं, वो उसे स्कूल नहीं जाने देते हैं। जब उसे स्कूल नहीं जाने देते, खेती बाड़ी के काम में लगा देते हैं और अपना खुद मोहल्ले भर में घूमते रहते थे। वो काम नहीं करना चाहते हैं, बच्चे को काम पर खेती के लगा देते हैं, तो उसकी पढ़ाई बाधित होती है और वो फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो उसकी पढ़ाई पूरी तरह से वो छुड़ा देते हैं और उस पढ़ाई को पुनः प्राप्त करने के लिए बच्चा संघर्ष करता है, जिसे जूझ कहा गया है। जूझता है कुछ पाने के लिए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है जूझ। मैंने शार्ट में बताया। आइए देखते हैं बच्चे ने क्या क्या संघर्ष किया है इस कहानी के माध्यम से। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। लेखक ने स्वयं लिखा है, आनंद यादव ने, कि मेरा पढ़ने का बहुत मन होता था, लेकिन मैं अपने पिताजी के सामने हिम्मत ही नहीं कर पाता था कि मैं उनसे कहूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा। आज के बच्चे सारे साधन माता पिता उपलब्ध करा रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, स्कूल भेजे जाते कहीं और पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ आनंद यादव जी पढ़ाई के लिए प्रयास करते हैं, उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं जाने देते हैं। देखिए मैं पढ़ने जाऊंगा, ये कहने की हिम्मत उनके अंदर नहीं आती है। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। उसे डर लगता था कि कहीं मेरे पिताजी से मैंने पढ़ने के लिए कहा तो वो मुझे मार मार के मेरी हड्डी पसली ना तोड़ दे। इसलिए मैं इस ताक में रहता था कोई दादा को समझा दे। खुद हिम्मत नहीं थी, मगर ये चाहते थे कि कोई मेरे पिताजी को समझा दे कि मैं स्कूल जाऊँ। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो कहते हैं मुझे इस पर विश्वास था कि मैं पूरे जीवन खेती में काम करूंगा, फिर भी मेरे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। वह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठोवा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहे। लेखक के मन में ये विचार चलते रहे कि खेती बाड़ी से मुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर मुझे स्कूल भेज दिया गया, मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो नौकरी करके परिवार का नाम रोशन कर सकता हूँ। दीपावली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता है। दीपावली बीत जाने के बाद गन्ने की खेती जो होती है उसमें कोल्हू रस निकाला जाता है। ये काम करते हैं लेखक। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ में ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। उनके पिताजी का मानना था कि अगर कोल्हू जल्दी शुरू कर दिया जाएगा तो गन्ने की अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। ये उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते थे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती है, गुड़ बहुत सारा बन जाता है। जब बहुत सारी चीज़ बाजार में आ जाएगी तो कीमत उसकी गिर जाएगी, इसलिए वो पहले चलाना चाहते हैं ताकि गुड़ पहले जाए बाजार में। जब कम रहेगा तो उसकी कीमत ज़्यादा आएगी। कोल्हू चलने लगते हैं तो बाजार में गुड़ बहुत हो जाता है तो भाव नीचे उतर जाते हैं। उस समय नंबर 1 नंबर 2 का गुड़ आता था और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उसका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। बाकी किसानों का मत था कि अगर गन्ने को ज़्यादा दिन तक खेत में खड़ा किया जाएगा तो रस गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा गुड़ निकलेगा, कम जलाना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता का कहना था कि जल्दी से करेंगे तो कीमत अच्छी मिलेगी, तो हमें ज़्यादा गुड़ नहीं ज़्यादा कीमत चाहिए, इसलिए वो जल्दी से शुरू कर देता था।
तो देर तक खड़ी रहने पर ईख में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए सारे गाँव भर में हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता था। सबसे पहले उनका कोल्हू शुरू हो जाता, गुड़ बनने लगता, सबसे अच्छी कीमत में उनका गुड़ बाजार में बिकने जाता। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ। हम इससे जल्दी निपट गए, आगे के काम में लग गए। जल्दी से गन्ने वाला काम खत्म हुआ, आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे, माँ धूप में कंडे थाप रहे थे। आगे का प्रसंग यहाँ पर लेखक ने बताया कि एक दिन की बात है, सभी लोग धूप में लेटे हुए थे, माँ कंडे बना रहे थे और मौके का फ़ायदा उठाकर लेखक बाल्टी पानी भर करके उन्हें दे रहे थे। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे माँ से। हम दोनों ही थे, इसलिए ये सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए, मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। बच्चे ने पिता से तो कहा नहीं, वैसे भी बच्चे माँ से ज़्यादा नज़दीक होते हैं। हर दिल की बात, हर फरमाइश माँ से पूरी करवा लेते हैं, माँ के माध्यम से पिता तक पहुँचा देते हैं। हाँ, तो माँ से बच्चा कहता है, बात छेड़ दिया उसने पढ़ने की। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरेला सुअर की तरह घुराता है। माँ भी डरती है पति से। वो कहती है, जैसे ही मैं पढ़ने की बात करती हूँ तो वो बहरेला मतलब बहरे सुअर की तरह गुर्राने लगता है। माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई से बैठा हुआ था। अब खेती के साथ सभी काम बीत गए। माँ भी डरती थी अपने पति से, तो वो कहती हैं कि कैसे मैं कहूँ, मुझे बहुत डर लगता है उससे, मैं कैसे कहूँ, लेकिन चाहती वो भी है कि बच्चा पढ़ जाए। तो अब सारा काम बीत गया, अब मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है, इसीलिए कहता हूँ तो दत्ता जी राव से मेरे पढ़ने के विषय में कह, आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। दत्ता जी राव गाँव के मुखिया हैं, प्रधान हैं। बच्चा कहता है कि आप नहीं कह सकते हैं तो ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ चलिए रात में, आज शाम को हम लोग दत्ता जी राव के यहाँ चलेंगे, उनसे सारी बात बताएंगे, तो वो मेरे बाबा को समझा सकेंगे और तब मुझे पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, माँ ने बात मान लिया, उसने कहा ठीक है चलेंगे। माँ ने हाथ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। हाथ तो कह दिया, लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि शायद मेरी बात नहीं मानी जाएगी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई और मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसकी बस नहीं चली। कहते हैं कि माँ की इच्छा थी, वो मेरे मन की बात को समझती थी कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन पिताजी के आगे मेरी एक भी नहीं चली, उसकी भी एक नहीं चली। रात को मैं और दत्ता जी राव देसाई के यहाँ गया। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया। वे इस बात से सहमत हो गए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रकमा बाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं बटाता है। माँ ने देसाई को यह भी विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करके मुझे खेती में जोत दिया। ये सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे उसे, मैं उसे सुनाता हूँ। नहीं, अच्छी तरह से देख। दादाजी को जब सारी बात बताई गई कि उन्होंने बताया कि मेरे पति सारा दिन रकमा बाई के कोठे में बिताते हैं समय, मतलब घूमते रहते हैं और खेती के काम में खुद नहीं लगाते हैं मन, मेरे बच्चे को लगा दिया है और सारा दिन घूमने को दे दो तो वो खुश रहते हैं। ये बात सुन करके देसाई जी को बड़ा बुरा लगा। दत्ता जी राव ने कहा, आने दीजिए, मैं उसे खरी खोटी सुनाता हूँ। उठते उठते मैंने दत्ता जी राव से कहा कि अब जनवरी का महीना है, परीक्षा नज़दीक आ गई, यदि मैं अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया, पढ़ाई दोहराई कर ली, 2 महीने में 5वीं की सारी पढ़ाई हो जाएगी, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। चलते चलते उन्होंने बताया कि अभी 2 महीने हैं, परीक्षा में जनवरी का महीना है, अभी भी मैं कक्षा में जाकर बैठ जाऊंगा, मेरा साल बच जाएगा, 2 महीने तक मैं दोहरा करके रिविज़न कर लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा मेरा साल। इस समय खेतों में भी कोई काम नहीं है,
बच्चा पूरी तरह से पढ़ने के लिए उतावला है, एक्साइटेड है, लेकिन उसे कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, दत्ता राव ने आश्वासन दिया, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तुम भी आ जाना रे छोरे। उन्होंने कहा जब वो आ जाए तो उन्हें भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। थोड़ी देर बाद जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने ये भी कहा, हमने यहाँ आकर ये सारी बातें बताई है, ये मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं, माँ के लिए साग भाजी देने आई थी, ये बता देंगे तो अच्छा होगा। बहाना बनाया कि माँ मतलब पिता से ये मत बताना कि हम दोनों आए थे, नहीं तो हम लोगों की खैर नहीं, मारेंगे पीटेंगे हम लोगों को, ऐसा कह देंगे कि माँ सब्जी देने गई थी। ठीक है, तो ये बता देंगे। ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख उसके सामने ही तो जिससे जो पूछूंगा निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। ये भी समझा दिया दत्ता जी राव ने लेखक को कि देखो हम जो पूछेंगे उनके सामने तुम डरना नहीं, साफ साफ बताना। जी नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटे बाद बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा साग भाजी देने देसाई दादा के यहाँ गई थी, तो उन्होंने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक नहीं दिखाई दिया, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। माँ ने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी जैसा कि दत्ता जी राव ने कहा था। कुछ काम वाम था? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं वो आता हूँ, तब तक तुम रोटियाँ सेक लो, अब गड़प्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। ठीक है, माँ से कहते हैं कि मैं होकर आता हूँ, तब तक तुम रोटियाँ सेक लो, और गड़प्पा किसे, आनंद को, अपने बेटे को कह रहे हैं, वो आए तो उसे खेतों पे भेज देना। कुछ तो मैं हो आता हूँ। ठीक है, दादा तुरंत उठकर खड़ा हुआ। देसाई के बाड़ी का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा अब तू जा, कहना जीव ने बुलाया है। जीव ने मतलब खाना खाने के लिए। अब तुम जाओ और कह देना कि मैंने खाना खाने के लिए बुलाया है। अच्छा, बेटे ने कहा ठीक है। आगे का प्रसंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।